नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। आज हमारी कहानी के हीरो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज इनके बारे में हम इनकी पूरी जीवनी पढ़ेंगे। क्या इनका जीवनी में इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, क्या क्या इन्होंने पढ़ाई की है, पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने देश के लिए क्या किया है और देश ने इनके लिए क्या किया है। तो हम आज समझेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हम कहानी शुरू करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्री तो थे, प्रशासक भी बने बाद में, फिर राजनेता भी बने। और जब ये प्रधानमंत्री बने, जब ये वित्त मंत्री बने, तो इन्होंने देश के लिए ऐसा क्या किया कि इनको अब तक का सबसे सादगी भरा, डॉक्टर मनमोहन सबसे सादगी भरा, सबसे ईमानदार नेता कहा जाता है। कि इतना ईमानदार नेता कि किसी पे कभी कहने को किसी को कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन देश के लिए इन्होंने जो किया उसकी तुलना आप नहीं कर सकते। तो आइए इनकी हम जीवनी शुरू करते हैं। और जीवनी में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जो 26 सितंबर 1932 को गह में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। इनके पिताजी का नाम था गुरमुख सिंह और माता का नाम था अमृत कौर। और जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के दौरान इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आने का फैसला किया था। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको जिस देश से प्रेम है उस देश के लिए आप किसी अन्य देश में नहीं रहो। चाहे होते तो पाकिस्तान में रुकते, लेकिन इनको भारत से प्रेम था, अपने भारतवर्ष से प्रेम था, तो ये यहाँ से चले आए। आगे हम बात करेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनकी स्कूली शिक्षा। इनकी स्कूली शिक्षा के बारे में कि प्रारंभिक शिक्षा गह, बाद में अमृतसर के खालसा हाई स्कूल में हुई। मतलब हाई स्कूल इन्होंने अपने ही स्कूल से, मतलब इनका खुद का स्कूल नहीं था, जहाँ ये इनका घर था, जहाँ ये लोग आके सेटल हुए थे, वहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। उसके बाद ये स्नातक की पढ़ाई करते हैं। अब स्नातक में देखेंगे कि ये किस विषय में विशिष्टता रखते हैं। इन्होंने बीए किया हुआ है, अर्थशास्त्र में इन्होंने बीए किया है, मतलब बीए ऑनर्स किया हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से। समझ रहे हैं, ये मतलब आर्ट साइंस से पढ़ने वाले स्टूडेंट थे जो अर्थशास्त्र, बाद में ये विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, जज्बात होता है, जिसमें आप शुरू से विजेता बने रहे होते हैं। तो इन्होंने स्नातक की पढ़ाई अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स से करी थी गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से, और विश्वविद्यालय में ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। आगे देखेंगे कि इन्होंने जो अपनी पीजी की पढ़ाई करी थी, स्नातकोत्तर की पढ़ाई करी थी, ये इन्होंने कहाँ से करी थी। फिर जाते हैं ये अर्थशास्त्र में इन्होंने एमए करा, मतलब अर्थशास्त्र इनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और कहाँ से, पंजाब विश्वविद्यालय से। उसके बाद देखो ये और क्या करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके में अर्थशास्त्र में द्वितीय, मतलब ऐसे समझो इन्होंने एमए में मतलब अर्थशास्त्र में एमए करा हुआ है। फिर यूके जाते हैं, वहाँ पे अर्थशास्त्र में ये 2 साल गुजारते हैं, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करते हैं। सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का ज्ञानी नहीं, विद्वान, मतलब जो भी कह लो कम है उनके लिए, एक ऐसा व्यक्ति। उसके बाद इन्होंने पीएचडी की। अब पीएचडी इन्होंने देखो कहाँ से की, हल्के फुल्के स्कूल से, फर्जी मार्कशीट बना के थोड़ी। मतलब इतनी पढ़ाई कर लो, किसी की हिम्मत ये कहने की ना पड़े कि प्रधानमंत्री हमारे कम पढ़े लिखे या फर्जी, मतलब उनकी मार्कशीट सार्वजनिक करने की जरूरत ना पड़े, आप इतने पढ़े लिखे बनो। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, मतलब इन्होंने जो पीएचडी करी थी वो इकोनॉमिक्स में करी थी। जिस सब्जेक्ट पे करी थी, ये सब्जेक्ट आप याद रखेंगे भाई। इनका शोध का विषय था इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन 1950, मतलब उस समय आयात निर्यात की बात पे इन्होंने अपना पीएचडी की मानक उपाधि प्राप्त की थी। बाद में इनको फेलोशिप भी मिलती है, 5वीं उपाधि इनकी है। उपाधि काउंट नहीं होती, फेलोशिप, स्टॉक्स फेलो, नफील्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इनको फेलोशिप भी मिलती है पढ़ाई के लिए। सोचो, एक ऐसा, और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनकी कहानी अलग है, उनकी मार्कशीट सबको दिखानी पड़ती है। तो एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो देश के लिए, पढ़ाई आप देख लेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे कि वाह, एक पढ़ा लिखा, कितना शालीन व्यक्ति, कितना ईमानदार व्यक्ति, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आइए इनकी राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। इनके राजनीतिक जीवन में जब ये 1991 में आते हैं, 1991 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और उसी समय ये वित्त मंत्री बने थे और कंडीशन उस समय भारत की बहुत ख़राब थी।
मतलब हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम गर्त में जा चुकी थी। लोगों के पास मतलब हालत ऐसी हो गई थी, 2 युद्ध लड़ने के बाद, मतलब पाकिस्तान से और चाइना से लड़ने के बाद भारत के पास कुछ नहीं बचा था। उस समय अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बात समझेंगे कि जब ये वित्त मंत्री बने तो इन्होंने भारत को आर्थिक संकट से निकालते हुए देखो क्या क्या इन्होंने लागू किया था। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के युग की शुरुआत इन्होंने करी थी। उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्लास में बहुत डिटेल में ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से पढ़िएगा। वैश्वीकरण मतलब निजीकरण ये चाहते थे। देखो सिंपल सी बात है, अगर देश का विकास करना है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा, हर एंगल से सोचना पड़ेगा कि हम देश को क्या देने वाले हैं और कोई उंगली ना उठा सके। जब ये दूसरा कार्यकाल शुरू होता है, मतलब वित्त मंत्री बनने के बाद, क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स थे, भारत के 14वें प्रधानमंत्री बनते हैं। 2004 से लेके 2014 तक ये बनते हैं और ये लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले मतलब गैर नेहरू परिवार के सदस्य, मतलब उसके पास कांग्रेस के ही तो नेहरू परिवार के सभी लोग बनते थे। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस से संबंध नहीं रखते थे, लेकिन कांग्रेसी बन के बाहरी व्यक्ति थे जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया था 2004 से लेकर 2014 तक। याद रखेंगे ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। आइए अब हम बात करेंगे इनकी उपलब्धियों के बारे में, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। देखिए उपलब्धियों के बारे में, आर्थिक सुधार के बारे में इन्होंने क्या किया है। 1991 के सुधार में भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत किया। 91 में अर्थव्यवस्था एकदम गर्त में चली गई थी, उसको निकालने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। छाती नहीं ठोकते थे हमने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं भाई, काम कर रहे हैं, काम से देखो तुम खुद ही सम्मान करोगे। मतलब ऐसा काम कर दे कि जो विपक्ष हो, जो तुम्हारे विरोधी हो, उनके पास शब्द ना हो तुम्हारी बुराई करने के लिए। जब तुम्हारा नाम आए तो नतमस्तक हो जाए, अगर इनके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। आगे विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर वैश्विक आर्थिक मंच पे लाया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देके। उसके बाद क्या करते हैं, वैश्विक मान्यता के रूप में, ध्यान से समझेंगे भाई, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने कार्य किया था। तब इनको अनुभव था कि जो पूरे विश्व की इकोनॉमिक्स के बारे में इतना बेहतर जानता हो, वो अपने देश की इकोनॉमिक्स को कितना बेहतर बना सकता है। तो विकासशील देशों के लिए आर्थिक मॉडल इन्होंने तैयार करने में योगदान दिया था कि विकासशील है, धीमे धीमे ग्रोथ कैसे करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं कुछ जानते ही नहीं हैं, फिर भी बकर बकर बोलते रहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो नीति और कार्यक्रम के रूप में देखेंगे, याद करेंगे इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या इन्होंने जनता के लिए क्या किया। मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे सामाजिक योजनाओं की शुरुआत की। और सबसे बेहतर इनका जो समझौता हुआ था वो हुआ था भारत अमेरिका परमाणु समझौता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, तो आप बताएंगे इनके कार्यकाल में मनरेगा शुरू किया गया था, इनके कार्यकाल में शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया गया था कि सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। और उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजना इन्हीं के कार्यकाल में शुरू की गई थी, इनके द्वारा ही शुरू की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे इनके शिक्षा और अकादमिक योगदान में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, ध्यान से समझेंगे भाई। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के तौर पे इन्होंने काम किया था, ये इनकी उपलब्धियां थी। सोचो मतलब दिल्ली में ये प्रोफेसर रहे, वहाँ के DU में कितने, मतलब सोचो, वो आप कल्पना करो कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक्स के एक एक पहलू से परिचित है, कहाँ कहाँ से देश का विकास किया जा सकता है। झूठ ना बोलना, या कुछ लोग कहते हैं अरे ये बोलते नहीं थे, भाई साहब पढ़ा लिखा इंसान कम बोलता है, उसे ये पता होती है कि आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, या आदमी बहकावे में आके बोल रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। बाद में इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के रूप में काम किया था, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था, समझ रहे हैं। तो योजना आयोग इनके संस्कार में था, क्योंकि जब PM प्रधान मोदी साहब बने तो उन्होंने योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। तो सोचिए एक उपलब्धि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, एक ही चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब देखिएगा आर्थिक सुधार जिसकी हम बात कर रहे थे, 1991 इन्होंने आर्थिक सुधार किया। आर्थिक सुधार में ये क्या करते हैं, सबसे पहले लागू करते हैं उदारीकरण। क्या लागू करते हैं, उदारीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके उदार बनाया और विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि हर चीज़ पे सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए,
कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिस पे कुछ लोग अब प्राइवेट तरीके से काम करें, क्योंकि जब व्यक्ति प्राइवेट तरीके से काम करता है वो अपना ज़्यादा एफर्ट डालता है ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। तो उन्होंने कहा सरकार को कुछ ही चीज़ें अपने हाथ में रखनी चाहिए, सब चीज़ों पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात कहते हैं निजीकरण, जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या निजीकरण बुरा है? नहीं, निजीकरण बहुत अच्छा है, लेकिन हर चीज़ का निजीकरण करना बुरा है। सरकारी उपक्रमों, निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन्होंने कदम उठाए थे, निजीकरण इन्होंने भी किया था, ऐसा नहीं है। लेकिन और वैश्वीकरण में यह क्या कहते हैं? कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश की वृद्धि हुई। बाहरी कंपनियों को उन्होंने बुलाया कि भाई आइए हमारे देश में निवेश कीजिए, हम आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे। वैसे थे सोचने वाले हमारे मनमोहन सिंह। इन्होंने एक बात, इनका कोटेशन है बहुत तगड़ा है, आप अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं मीडिया से सवालों से डरता नहीं। हमारे एक वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं जो मीडिया के सवाल लेते ही नहीं, और मीडिया तो इतनी पट्टू है कि उनसे सवाल पूछती ही नहीं। ठीक है, पीएम लिखा है कि पीएम के दौर पर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्यों बोले मनमोहन सिंह। वास्तविकता यही है कि एक प्रधानमंत्री को समय समय पर मीडिया के सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या सुधार हो रहा है। लेकिन हमारी मीडिया जाएगी, उनसे पूछेगी। भाई हमने एक न्यूज़ चैनल देखा था, नाम तो नहीं लेंगे, कि सर आप पर्स रखते हैं। भाई एक प्रधानमंत्री से ये पूछो ना कि देश के किसान के पर्स में कितने रुपए आप दे रहे हो, उसकी आय कितनी हो रही है। प्रधानमंत्री के पास पैसा है कि नहीं, ये जानने की क्या ज़रूरत है। प्रधानमंत्री के लिए तो पूरा देश तैयार है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी एक कहानी आप जानते होंगे कि उनसे ये पूछा गया कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, बताओ। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से पूछो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, हमारी जीडीपी में क्या है, हमारे यहाँ बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, हमारे यहाँ महंगाई क्यों बढ़ रही है, आप कौन जिम्मेदार है। तब प्रधानमंत्री जवाब दे तो बात समझ में आती है। ऐसे प्रश्न, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। इन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया कि बाहरी कंपनियाँ आएंगी, यहाँ लगेंगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी। सोच देखिए कितनी बेहतर थी, कितने आगे की सोचते थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे देखेंगे विदेशी मुद्रा में सुधार। देखिए विदेशी मुद्रा में सुधार का मतलब कि आपके यहाँ जितनी विदेशी मुद्रा होगी आपके पैसे की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अर्थात आपको विदेशी मुद्रा का भंडार करना चाहिए। विदेशी मुद्रा का भंडार करने के लिए अपने लोगों को विदेशों में भेजना चाहिए। वहाँ जाइए, वहाँ से रुपया कमा के यहाँ दीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ जाइए तो वहीं का निवासी बन जाइए, नहीं नहीं, वहाँ जाइए, वहाँ से रुपया कमाइए, भारत में दीजिए, ताकि यहाँ विदेशी मुद्राओं का भंडार बढ़े, जिससे हमारे पैसे की वैल्यू बढ़े। ये सोच रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कंडीशन इस समय की है कि लगातार पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। आप देख रहे होंगे इस समय 84 रुपये के आसपास $1 की कीमत हो गई है। आगे देखेंगे भाई, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को पूरा करने के लिए विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित किया और रुपये की विनिमय दर के रूप में अनुसार स्थित किया गया। और कहा, इन्होंने ये बात कही थी कि जब लोग बाहर से आएंगे तो वो भी रुपया लेके आएंगे, और वो रुपया किसे मिलेगा, भारत सरकार को मिलेगा। हमारे लोग बाहर जाएंगे, वो रुपया कमाएंगे, किसे मिलेगा, भारत सरकार को मिलेगा। तो हर तरीके से देश का ही सोच रहे थे इन्होंने, अपने लिए कहीं कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ देश देश और देश। आगे देखेंगे, आगे कह रहे हैं टैरिफ और कर सुधार। टैरिफ और कर सुधार में आयात शुल्क को कम किया गया। एक चीज़ बताओ, जब आप कोई सामान बाहरी देश से लेके आते हो और उस पर भर भर के टैक्स लगा दिया जाए तो आप सामान खरीदने जाओगे, क्योंकि सामान महंगी हो जाएगी, और सामान महंगी हो जाएगी, यहाँ बिचेगी नहीं। सिंपल सी बात है। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारतीय वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया भर भर के, ताकि वो महंगी हो जाए, तो महंगी कोई खरीदेगा नहीं, अपनी वस्तुओं पर टैक्स कम लगा दिए। तो मनमोहन सिंह ये जानते थे कि अगर मार्केट को रोक के रखना है, मार्केट को स्टेबल रखना है, मतलब सभी लोग सभी वस्तुएं खरीद सकें, तो आयात की जाने वाली वस्तुओं पर टैक्स कम लगाया जाए, जिससे आसानी से लोग खरीद सकें, मार्केट की वैल्यू बनी रहे। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आइएंगे आगे बात करेंगे और कितने बेहतर बेहतर सुधार इन्होंने किए हुए हैं। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। इन्होंने बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार किया था, निजी और विदेशी बैंकों भारतीय बाजार में प्रवेश की अनुमति। इन्होंने कहा देखो, अगर निजी प्राइवेट बैंक खुलेंगे वो भी हमें टैक्स देंगे, अगर विदेशी बैंक आएंगे तो वो वहाँ की मुद्रा लेके आएंगे, और हमारे देश की वैल्यू धीमे धीमे बढ़ेगी। इसका मतलब अपने यहाँ अगर कोई, देखो सिंपल सी बात है और आसान भाषा में समझो, अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ आके निवेश कर रही है पैसे का,
तो हो सकता है वो भारतीय बैंक में ना खाता खोले, विदेशी बैंक में खाता खोले, हो सकता है वो प्राइवेट बैंक में खोले, ताकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल सके, ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो आपने आप व्यवस्था रखेंगे तब ना। जैसे आप सब्जी की दुकान खोलें, आपकी सब्जी है ही नहीं, सिर्फ आलू बेच रहे हैं, तो सिर्फ आलू लेने वाला आएगा ना। आप हर प्रकार की सब्जी लेंगे तब ना आपके यहाँ कस्टमर ज़्यादा आएंगे। तो ये ऐसी सोच रखते थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखो उन्होंने एक बात कही थी, बहुत गजब की है। आप अगर जिस विचार का समय आ गया हो तो पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इसको रोक नहीं सकती है। कहने का मतलब जो चीज़ दिमाग में आ गई है, जो आप करने को ठान लिए, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आगे देखेंगे, आगे क्या कहते हैं शेयर बाजार में आर्थिक पारदर्शी बनाने के लिए यहाँ पे सेबी की स्थापना करी। मतलब जो स्टॉक मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक चले थे, यहाँ सेबी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले सेबी पे आरोप लगाया गया कि ये लोग पैसे का इधर से उधर उलटफेर कर रहे हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति देश को बनाना चाहता था और कुछ लोग हैं जो देश को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आगे देखेंगे, आगे कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में कार्यों को अधिक स्वतंत्र और प्रभावी बनाया गया। जब ये गवर्नर थे तब बनाया गया था। अब आएंगे, बात करेंगे प्रमुख सामाजिक सुधार प्रधानमंत्री कार्यकाल में इन्होंने किसकी। अभी जब हम लोगों ने पीछे थोड़ी सी बात की हुई थी, थोड़ी सी झलक देखी थी, अब देखेंगे। इन्होंने मनरेगा की शुरुआत करी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया था कि गांव के जो लोग हैं उन्हें कहीं अगर मजदूरी नहीं मिलती तो सरकार पूरे साल में 100 दिन का काम तो देगी ही देगी। ये इन्होंने नियम लिखा, सरकार मजबूरन 100 दिन का काम देगी और 100 दिन के बदले उनका रुपया उनके अकाउंट में जाएगा। ये शुरुआत किए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह मनरेगा के बारे में। आगे देखेंगे, बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने कानून बनाया था कि भाई गरीब सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और गरीब को खाना ही नहीं मिलेगा तो वो देश के लिए क्या सोचेगा। अब उसके बाद जो सबसे बेहतरीन काम शिक्षा के बारे में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। और उन्होंने कहा कि अगर देश में शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए देश के हर बच्चे का ये अधिकार है उसे स्कूल शिक्षा दी जाए, वो भी फ्री में। कुछ बच्चे हैं जो पैसे दे सकते हैं प्राइवेट स्कूल में जाके, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, वो पढ़ाई क्या करेंगे। तो हम उन बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे और बच्चे अगर फ्री में पढ़ेंगे, एजुकेशन बढ़ेगी तो हमारे देश का विकास होगा। उन्हीं बच्चों में से कोई अधिकारी बनेगा, कोई उन्हीं में से प्रधानमंत्री बनेगा, गरीब बनेगा, गरीबों की समस्याओं को समझेगा, पूरे विश्व को समझेगा और देश को बहुत आगे लेके जाएगा। ऐसी सोच रखते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे बात करेंगे भाई विदेशी सुधार में इन्होंने क्या क्या किया था। विदेशी सुधार में इन्होंने अमेरिका अन्य तकनीक के बारे में समझौता किया कि भाई हमारी कुछ तकनीक आप ले लो, आपकी कुछ तकनीक हमें दे दो, ताकि आप भी विकास करो हम भी विकास करेंगे। बस वही बात है कि उस चीज़ का आप कितना यूज़ करते हैं, हम कितना यूज़ करते हैं। आगे सबसे गजब का समझौता इनका हुआ था अमेरिका के साथ। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी इनके ही समय में, ताकि आसानी से अपने यहाँ पे न्यूक्लियर पे काम किया जा सके, न्यूक्लियर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। और आगे बात करते हैं औद्योगिक और संरचनात्मक सुधार में। भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सक्षम बनाया कि विदेशों में जो काम करता है वैसा काम अपने यहाँ होना चाहिए। जिस तरीके के उद्योग विदेशों में है अपने यहाँ वैसे उद्योग लगने चाहिए। जिस प्रकार से उत्पादन विदेशों में होता है अपने यहाँ होना चाहिए, ताकि हम भी विदेशी बाज़ार में अपनी चीज़ों को बेच सकें, पैसा कमा सकें, देश का उद्धार हो सके, देश आगे जाए। ये सब सोचने वाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे आज की टॉपिक के हीरो हैं। इनको मेरी तरफ से सैल्यूट है और भगवान से प्रार्थना है कि हे प्रभु इनको वापस इस दुनिया में भेजिए और हमारे देश का उद्धार करें। इतने ईमानदार, इतने सादगी भरे व्यक्ति रहे हैं। आगे आईटी और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत को वैश्विक आईटी केंद्र बनाया। अब एक चीज़ बताइए, जब आईटी आपके पास रहेगी आईआईटी, तभी ना आप यहाँ ट्रेनिंग होगी, तभी ना आपके लिए रिसर्च होगा। नहीं तो आपके यहाँ पढ़ा लिखा लड़का विदेश में जाएगा, वहाँ रिसर्च करेगा, वहाँ की सरकार अपने यहाँ रख लेगी कि भाई इतना बड़ा साइंटिस्ट है। जब आपके यहाँ रिसर्च केंद्र रहेगा, सेंटर रहेगा, तभी तो लोग आपके यहाँ रुकेंगे। तो ये बात रही, आईटी क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान भारत की आर्थिक नींव को मजबूत करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण रहा। मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम लेते ही एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना दिमाग में आती है, एकदम सादगी, एकदम सीधा, एकदम सामान ईमानदार।
एकदम से पढ़ा लिखा, एकदम एजुकेशन से परिपूर्ण पूरी तरीके से एक ऐसा इकोनॉमिक्स जिसने देश को इतना कुछ दिया है कि अन्य प्रधानमंत्री से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा करें। बाकी आगे देखते हैं। अब जब इस कार्यकाल के दौरान जब थे तो इतने कार्य किए, तो भारतवर्ष का, भारत देश का या इंडिया का ये कर्तव्य बनता है कि उनका सम्मान करें। तो उन्हें कुछ सम्मान और पुरस्कार दिए गए, जैसे पद्म विभूषण दिया गया 1987 में। आप याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण का पुरस्कार कब दिया गया। और ये पद्म विभूषण है क्या, भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसे हम पद्म विभूषण 1987। और बाद में देखिए कह रहे हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में मानक उपाधियां दी गई। मतलब जब विश्वविद्यालय में आप बोलने जाते हो ना तो आपको अलग से अलग सम्मान दिया जाता है। आप भाई इकोनॉमिक्स हैं, मतलब अर्थशास्त्री हैं, वो उतने बड़े वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक रहे। भाई इतना पढ़ा लिखा इंसान कैसे प्रभावशाली नहीं होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनका ईमानदारी, नीतिगत स्थिरता और गहरी आर्थिक समझ के लिए जाना जाता है। उनका जीवन सादगी और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। ये तो एकदम सही बात है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। आप देखेंगे क्या क्या इनको और क्या क्या दिया गया है। अगर आप देखिए 1955 में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए इनको राइट पुरस्कार दिया गया। 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार इनको दिया गया। 1987 में भारत का सर्वोच्च दूसरा नागरिक पुरस्कार इनको दिया गया। और 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वो एक सम्मान है, शताब्दी पुरस्कार इनको दिया गया। अब साफ साफ दिख नहीं रहा है, वो है पूरा लिखा है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार इनको दिया गया था। ये क्लियर हो गया, वो थोड़ा दिख नहीं रहा था, फोटो थोड़ी ब्लर टाइप मिली तो भाई लगा दिए हैं, और क्या है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे क्या क्या पुरस्कार इनको मिला हुआ है। तो 1955 में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार। 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार। 1987 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण इनको दिया गया था। और 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार इनको दिया। 4 पुरस्कारों में से एक पुरस्कार आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और आज के दिन जाते जाते मैं इनको दोबारा से सैल्यूट करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान इनके शरण में, अपनी शरण में इनको स्थान दें और इनकी आत्मा को शांति दें। और हो सके तो हे प्रभु इनको वापस भारत में भेजिए, ताकि वापस से भारत का उद्धार हो सके, भारत में महंगाई कम हो सके, बेरोजगारी कम हो सके। एक ऐसा प्रधानमंत्री वापस से दीजिए जो पूरे देश के लिए काम करे, किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय के लिए काम ना करे। ठीक है, हम समझेंगे। हम आज हमारी कहानी के हीरो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनकी यात्रा आपने देखी। अब अंततः हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के लास्ट में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया आज के ही दिन। और उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स में अंतिम सांस ली। और बाद में ये कहा गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को सुबह 11 बजे किया जाएगा। उनके सम्मान में सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। तो ये खैर फॉर्मेलिटी है, हर सरकार हर प्रधानमंत्री के लिए करती है, इनके लिए भी ये चीज़ें की गई हैं। चलिए, आपने हमें ये अपना बहुमूल्य समय दिया, आपने भी कुछ सीखा होगा हमसे। ठीक है, तो आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएंगे। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे फैक्ट वो लिए जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबको मेरी तरफ से बड़ा वाला थैंक यू। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सबको जय हिंद। वापस से डॉक्टर मनमोहन सिंह को मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और अपने शरण में शरणागत रखें। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।